बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा और थरथराता गात है। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, ये लाभ कैसा है न जिसका मुंह अब भी त्यागते। नमस्कार, खम्मा गणी, सत श्री अकाल, वड़क्कम। शीतलहर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां आप और हम शाम होते ही घरों में घुस जाते हैं, वहीं किसान की परेशानियां जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जी हां, पाले का प्रकोप इस बार भी नजर आ रहा है और किसान के माथे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ती जा रही हैं। उसे चिंता है अपनी फसलों की, उसे चिंता है अपने पशुधन की। जी हां, किस प्रकार से बचाए वो अपने पशुधन को, अपनी फसलों को इस पाले से, इस शीतलहर के प्रकोप से। आज इसी विषय पर हम जय किसान में चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे पास आज एक बहुत अच्छा पैनल, विस्तृत पैनल हमारे साथ मौजूद है। आप अपने सवालों के जवाब, अपनी शंकाओं के समाधान स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके, उनसे बात करके, सीधा संवाद करके कर सकते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं जय किसान। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया कि किसान के जीवन की परेशानियां बहुत मुश्किल से खत्म होती हैं। असल में अंतहीन परेशानियां हैं उसके सामने, परंतु उसके बावजूद वो लगातार काम करता रहता है, लगातार अपने खेतों में जुटा रहता है, सिर्फ इसलिए जिससे कि आप और हम भोजन कर सकें, जिससे कि आप और हमारी आने वाली पीढ़ियों को पोषण प्राप्त हो सके। इसीलिए जय किसान चाहता है कि उनकी हर परेशानियों को हम दूर करने का प्रयास करें, उनकी शंकाओं का हम समाधान करने की कोशिश करें और इसीलिए जय किसान का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज हमने स्टूडियो में दो ऐसे मेहमानों को बुलाया है जो कि आपको बताएंगे किस प्रकार से आप पशुधन की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ के रूप में भी स्काइप से जुड़े हुए हैं पिंटू मीणा पहाड़ी, जो कि कृषि अधिकारी है। जी हाँ, सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर DS मीणा साहब का। साहब नमस्कार, जो कि HOD हैं, विभागाध्यक्ष हैं वेटनरी कॉलेज जयपुर के। और उसके साथ ही हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर SK झीरवाल, जो कि नेत्र चिकित्सा एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, पशुओं की नेत्र चिकित्सा के एक्सपर्ट हैं, एक सर्जन हैं जो कि वेटनरी कॉलेज बीकानेर से हमारे बीच पधारे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो शुरुआत हम सर DS मीणा जी इसी बात से करेंगे कि कल जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो जानवर हैं, जो कि पशु हैं, उनकी नेत्र चिकित्सा भी आप करने लगे हैं। आपके कॉलेज में उनकी नेत्र चिकित्सा शुरू हुई है। क्या है ये पूरा मामला, मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को राम राम करता हूं और आपको न्यूज़ इंडिया चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप वास्तव में किसान के लिए, पशुपालक के लिए जिस तरीके से आप ये चला रहे हैं प्रोग्राम, वो आप बधाई के पात्र हैं। किसान भाइयों से, पशुपालक भाइयों से मेरा विशेष आग्रह हमेशा से रहता है और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जो सरकारी संस्थाएँ हैं उनका भरपूर उनका फ़ायदा उठाएँ। सरकार ने जो संस्थाएँ खोल रखी हैं उनमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे किसान भाई, पशुपालक भाइयों को जानकारी नहीं होती है। तो जानकारी का ये सबसे बढ़िया माध्यम है जी। जो कार्यक्रम हम चलाते हैं, हम विशेष तौर से हमारा जो यूनिवर्सिटी है, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, उसके मैं पिछली बार कार्यक्रम में मैंने बताया था, हमारी बहुत सारी संस्थाएं, 3 कॉलेज अभी चल रहे हैं राजस्थान में, जो एक उदयपुर में है, एक बीकानेर में है, एक जयपुर में है। हमारे LRS हैं, लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन है, VUTRCs हैं। हम लगभग राजस्थान के 17 जिलों में हमारी प्रेजेंस ही है, हमारे कोई न कोई संस्थान है जी। और राजस्थान के पशुपालन विभाग की संस्थाएं तो हर किलोमीटर पे है जी। इसलिए पशुओं को भी उतना ही ध्यान रखें जितना हम फसल का रखते हैं, जितना हम अपने बच्चों का रखते हैं जी। आपने पूछा, कल के हमारे यहाँ 4 दिन से लगातार पशुओं की नेत्र चिकित्सा का शिविर के आयोजन किया जा रहा है जी। उसमें हमारे डॉक्टर झीरवाल जी, जो राजस्थान के ही नहीं पूरे भारत के नेत्र चिकित्सा के विशेषज्ञों में, इनकी जाने माने नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, उनको हमने आमंत्रित किया था। और हमारा जो वेटनरी कॉलेज है जयपुर में, जो PGIVR के नाम से आगरा रोड पे स्थित है, वहाँ हमने 4 दिन का एक कैंप का आयोजन किया था। और हमने एक ये इकाई, जो पशु नेत्र चिकित्सा की इकाई, राजस्थान के जयपुर कॉलेज में भी स्थापित कर दी है। अब हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो सर्जन हैं, वो इस विधा को सीख रहे हैं। और थोड़े दिन में मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ही, जिस प्रकार से बीकानेर में अभी नेत्र चिकित्सा हो रही है जानवरों की, जैसे चेन्नई में हो रही है, उसी तरह से जयपुर में भी, जयपुर के आसपास के जो जिले हैं, जैसे दौसा है, करौली है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, अलवर है,
सीकर है, झुंझुनू है, यहाँ के जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा नेत्र चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जी, डॉक्टर एस के झीरवाल जी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, और इससे पहले कि हम मुख्य विषय की तरफ आएं उससे पहले डॉक्टर झीरवाल जी से पूछना चाहूँगा। झीरवाल साहब, डॉक्टर्स बहुत हैं, सर्जरी भी बहुत लोग करते हैं, परंतु आपका ध्यान कैसे आया कि आपको नेत्र चिकित्सा पर कार्य करना चाहिए? एक्चुअली एक बहुत संवेदनशील मैटर है जिसमें कि पशुओं के बारे में हम ये भी सोचते हैं, वो पशु जो कि हमारे किसान का एक सबसे बड़ा साथी है, हम उसकी इस बात का भी ध्यान रखें कि उसे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी आंखों में कोई तकलीफ भी है कि नहीं। परंतु आप इस दिशा में कैसे बढ़े आगे? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। दरअसल 2014 के अंदर जो कॉलेज वेटनरी कॉलेज बीकानेर है जी, उसके अंदर हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर टी.के. गहलोत साहब जी। ये एक्चुअली उनके कहें कि मानसिक पुत्र हैं एक तरह से, कि उन्होंने ये चीज़ सोची। उन्होंने ये कहा कि यार हम एनेस्थीसिया में, ऑर्थोपेडिक में, हर तरह की शल्य चिकित्सा के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नाम है, लेकिन जो नेत्र रोग हैं पशुओं के अंदर, चाहे श्वानों में हो, चाहे गायों में हो, चाहे घोड़ों में हो, तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा तकनीक हमारे यहाँ डेवलप नहीं थी, बहुत ज़्यादा हम जानकारी नहीं रख पा रहे थे, और बहुत ही प्राथमिक उपचार तक ही हम सीमित थे जी। तो उनको जब उन्होंने ये बात आगे बढ़ाई और मुझे ये भार दिया कि आप डॉक्टर झीरवाल आप ऐसा करेंगे कि नेत्र इकाई एक हमें बनानी है, स्पेशलिटी डेवलप करनी है हमको जी, और आप सीखें इसको, बाहर से भी किसी को बुलाना है सीखें। तो उसके बाद में हमने ये वहाँ पर नेत्र चिकित्सा इकाई का आरंभ किया, और डॉक्टर गहलोत के प्रयास से हमें ICR से एक प्रोजेक्ट भी मिला। तो उस प्रोजेक्ट में हमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मिले जो कि नेत्र चिकित्सा के निदान में एवं उपचार में काम आते हैं जी। तो वो हमें मिले, और उसके बाद में हमने जब लगातार प्रयास करते रहे तो हमने एक नेत्र चिकित्सा इकाई बीकानेर में डेवलप की जी। और उसके बाद में हम नेत्र रोगों की ओर बढ़ने लग गए, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो स्वान है, स्वानों के अंदर जो टांका रहित जिसे हम सर्जरी कहते हैं, मोतियाबिंद के लिए जो हम करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी जी। तो कैटरेक्ट सर्जरी का ये था कि इससे पहले स्वान में जैसे किसी में अगर मोतियाबिंद हो गया जी, या गाय में भी मोतियाबिंद हो गया, तो पशुपालक आता था, कहता था कि अंधा हो गया साहब मेरा पशु। अब अंधा होने के बाद में हमारे पास बहुत ज़्यादा इलाज नहीं था, हम कहते थे ठीक है अंधा हो गया, तो मालिक भी जैसे 10 दिन 15 दिन बाद में देखे आगे सर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब आप इसको शांत कर दीजिए। मतलब अब आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान के जितने भी पशुपालक भाई हैं उनकी इस समस्या के लिए कम से कम अभी समाधान मौजूद है कि उनके पशुओं की जो नेत्र चिकित्सा, नेत्र रोग संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए वो वेटरनरी कॉलेजेस में संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत अच्छी हमने तकनीक डेवलप कर ली है, और अब हम श्वानों में तथा पशुओं में मोतियाबिंद का टांका रहित जिसे कहते हैं कैटरेक्ट सर्जरी फैकोइमल्सिफिकेशन से कर रहे हैं, और श्वानों में तो हम लेंस भी इम्प्लांट कर रहे हैं जिससे उनके अंदर बहुत जल्दी दृष्टि आ जाती है जी। बहुत अच्छा आपका ये प्रयास है, और वाकई में कहते हैं ना कि मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर लोगों के लिए तो सब करते हैं, परंतु आप उन पशुओं के लिए कर रहे हैं जो मूक है, जो बेचारा बोल नहीं सकता, जो सिर्फ अपने लक्षणों से बता सकता है कि उसे नज़र नहीं आ रहा या उसके कोई तकलीफ है। चलिए, इसी बीच हमारे साथ कृषि अधिकारी पिंटू मीना पहाड़ी भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज का विषय जो हमने लिया है वो विषय बिल्कुल वही है। मैंने बताया कि इस समय पर शीतलहर और पाले का प्रकोप है, और किसान के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि किस प्रकार से वो अपनी फसलों को और अपने पशुओं को इस पाले और शीतलहर से बचाएं। बहुत बहुत स्वागत है पिंटू जी आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। जी हाँ, आपको बता दूं कि आज के पैनल में हमारे साथ में डॉक्टर एस के झीरवाल और डॉक्टर DS मीना जी भी हैं, जो कि बताएंगे कि पशुओं को किस प्रकार से पाले से बचाया जा सकता है। बिल्कुल सर, दोनों ही बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत सीनियर पैनलिस्ट हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत और उनको धन्यवाद। धर्म सिंह जी तो मेरे खुद के एक एज ए गार्जियन की तरह हैं, हम लोग साथ ही एक ही तहसील से बिलोंग करते हैं, तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद पिंटू जी। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपने पिछली बार जैसा कि बताया था कि मैं एक तरह से इन्हें गुरुदेव की तरह ही आगे देखता हूँ, और वो जो दोनों आज एक साथ स्क्रीन पे हैं, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी लोग वाकई में बहुत बधाई के पात्र हैं, जो हमारे किसानों को की सहायता करते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। वाकई वो किसान जो हम लोगों के लिए दिन रात खेत में जुटा रहता है। तो आइए शुरू करते हैं, हम हमारे मुख्य विषय से बात करते हैं। सबसे पहले धर्म सिंह जी, आप ही के पास आऊँगा। शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, किस प्रकार से जो
हमारा किसान है वो अपनी पशुशाला को प्रबंधित करे, किस प्रकार से क्या क्या वो सावधानियां रखे, किस प्रकार से वो अपने पशुओं का पालन करे जिससे कि ये शीतलहर का प्रकोप कम से कम उसके पशुओं पर ना पड़े? पशुपालक भाइयों, जिस प्रकार से अभी शीतलहर का प्रकोप एक साथ बढ़ा है, कुछ दिन पहले ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब तापमान में अचानक से जो वृद्धि कमी आई है, उसकी वजह से जैसे फसलों में जो पाला पड़ रहा है उसका विशेष जो नुकसान है वो पशुओं को भी होता है इस पाले का, और इस मौसम में जो टेम्परेचर घटता है इसका। तो इसमें पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो आप अपने छोटे पशु जो हैं, छोटे जानवर हैं और नवजात जो शिशु हैं, उनका तो विशेष ध्यान रखें, है ना। छोटे जानवरों में जैसे बकरी है, भेड़ है, उसका विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ साथ में अगर कोई नवजात है, इस समय आपका जानवर अगर ब्याया है या उसने बच्चा दिया है, तो उसकी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम इसको 2-3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे नवजात शिशु को किस प्रकार से उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पशु के आहार विहार का किस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें पशु की हमने अगर देखभाल ठीक से की तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय दूध का उत्पादन बढ़ जाता है जी। सर्दी के मौसम में पशु के दूध का उत्पादन बढ़ जाता है, पर उसके बीमार होने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं जी। इसलिए पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो अपने एक तो जो पशु का प्रबंधन, जहाँ पशु का आवास है जी, या पशु को जहाँ बांधते हैं या पशु का घर है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जी। उसके जो आपके गेट हैं, उसमें जो जालियां लगी हुई हैं या जो भी खुला स्थान है ना, वहाँ या तो बोरी का टाट, आपके पास जो भी व्यवस्था है वो, उनको मोटे कपड़े से, बोरी के टाट से, या ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं हो तो आपके पास कड़वी हो या आपके पास जो भी व्यवस्था हो, उनको पूरी तरह से आप, क्योंकि गर्म ठंडी हवाएं इस समय आती हैं, तो ठंडी हवाओं को रोकने के लिए आप उनको एक बार ढक दें जी। दूसरा जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि इस समय गंदगी का जो पशु का आवास है उसमें गंदगी नहीं रहे बिल्कुल, क्योंकि गंदगी से बहुत सारे इन्फेक्शन इस समय हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां उनमें लग सकती हैं जी। जीरवाल साहब, आपके पास आता हूं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस समय इस ठंड के प्रकोप से, शीतलहर से, इस पाले से पशुओं को हो सकती हैं, जिसके कि लक्षण पशुपालक को पता हो तो वो जल्द डॉक्टर से संपर्क कर सकता है? प्रथम तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि शीतलहर के अंदर जैसे दूध का उत्पादन बढ़ता है जी, तो उसके साथ में बीमारियां भी बढ़ती हैं, तो बहुत सारी जिसे मेटाबॉलिक डिजीजेज कहते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं इसके अंदर। तो एक तो उसका बहुत ही अपने को पशु चिकित्सक से सही समय पे इलाज कराना बहुत आवश्यक है। दूसरा, अगर हम बात करें नेत्र रोगों की तरफ आए हम जी, तो नेत्र रोगों की अगर हम बात करते हैं तो जो शीतलहर चलती है जी, वो पशुओं को सबसे ज्यादा नुकसान करती है, आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है जी। अगर आपने किसी पशु को ऐसी जगह बांध रखा है जहाँ पे पूरा पशु कवर है और अगर सिर बाहर निकला हुआ है उसका जी, और बहुत ही शीतलहर चल रही है, तो आप देखेंगे कि आंखें सूखने का डर रहता है। हालांकि पशु आंख पलक झपकता भी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपने कच्चे जैसे किसी के अंदर पशु को बांधा हुआ है और उसके अंदर अगर उसके कोई मिट्टी गिर गई, कोई तिनका गिर गया, और जो आंसू लगातार गिरते रहते हैं, उसके कारण आंसू गिरने के बाद में जो सूखते हैं, सूखने के बाद में वो बहुत जो ऊपर का लेयर हमारा कॉर्निया, उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो हमें उससे बचाव करना चाहिए कि सर्दियों के अंदर पशुओं की आंखों को गुनगुने पानी से, ये कहें कि भाई ठंडे पानी को बिल्कुल भी, जैसे कुछ लोग नहलाते हैं जी, वो बहुत खतरनाक है कि ठंडे पानी आंखों में ना जाने दें। ज़्यादा कोशिश करें कि उनको गुनगुने पानी से अगर धोना पड़े तो आंखों के बीच बीच में चेक करते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे हैं और आंसू गिरने के कारण जो सूख गया है और जो ड्राई हो गया है वो आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसमें हमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है जी। ये तो हुई पशुओं की बात जी। आगे चलेंगे कि फसलों से हम किस प्रकार की सावधानी ले सकते हैं, परंतु इस समय जय किसान में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। Why this? New Suzuki Access 125. ये कम पीता है। अब इनको भी पता है Suzuki Access 125 with PS6 टेक्नोलॉजी कम पीता है। मास्कियो गास्पार्डो का विराट रोटरी टिलर, उच्चतम गुणवत्ता वाली ब्लेड्स, अधिक शक्तिशाली गियरबॉक्स, बॉल बियरिंग्स, अधिकतम टिकाऊ दुस्तरीय संरक्षण स्किड, टिकाऊ साइड गियर ड्राइव, अधिक मजबूत 3 पॉइंट लिंकेज। मास्कियो गास्पार्डो, ग्रोइंग टुगेदर। कस्टमर केयर नंबर 8448448544। Why this? New Suzuki Access 125. ये कम पीता है। अब इनको भी पता है Suzuki Access 125 with PS6 टेक्नोलॉजी कम पीता है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में। जी हां, जिन लोगों ने अपना टीवी सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है उन लोगों को बता दें कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इस बढ़ती हुई शीतलहर से, इस बढ़ते हुए पाले से आप अपनी फसलों को और अपने पशुधन को बचा सकते हैं। अगर आपको भी इस संदर्भ में कोई बात करनी है, कोई शंका का समाधान करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से संवाद कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीकर से मुकेश जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अपने प्रश्न के साथ। नमस्कार मुकेश जी, राम राम साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार साहब जी मुकेश जी, मेरा सवाल ये है, जो स्ट्रॉबेरी होती है अपने जी, इसको ठंड की जरूरत पड़ती है, तो अब ये सर्दी पड़ेगी तो पाला पड़ेगा सर्दियों में, अब तो हम अपने स्ट्रॉबेरी की फसल को कैसे बचा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल मुकेश जी, आपका प्रश्न अच्छा है। पिंटू जी, आपसे ही सीधा शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे दर्शक के इस प्रश्न की। बात मैं भी आपसे यही पूछना चाह रहा था कि पशुधन को तो फिर भी हम किसी प्रकार से कुछ उड़ा के किसी अच्छे टीन शेड के उसमें रख के या शेडेड घर में रखकर उन्हें बचा सकते हैं, परंतु फसलों को तो हम अंदर ले जा नहीं सकते। फसलों के ऊपर ना त्रिपाल लगा सकते हैं ना कुछ और लगा सकते हैं। उसे पाले से कैसे बचाएं? उससे पहले आप ये बताइए, सीकर से मुकेश जी अपनी स्ट्रॉबेरी की फसल के बारे में चिंतित हैं कि इस बढ़ती सर्दी में स्ट्रॉबेरी को किस तरह से बचाया जाए। स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से आप एक प्रगतिशील किसान हैं, आप जागरूक हैं अपनी फसलों को लेकर के। और क्योंकि स्ट्रॉबेरी जैसी क्रॉप करना राजस्थान में बहुत बड़ी बात है, हमारे साइंटिस्ट भी सोचते हैं एक बार इस क्रॉप के बारे में। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी एक इमेज बनाए हुए हैं। अब बात आती है किस तरह से पाले से अपने इसकी सुरक्षा करें स्ट्रॉबेरी की फसल की। जी तो मुकेश जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो जैसे पाला आपके खेत पे आ रहा है, तो उससे पहले जैसे ही आपको लगता है कि पाले का इफेक्ट आने वाला है या पाले के कुछ चांसेस बन रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो उसके लिए ये एक सिंचाई कर दें खेत में। सिंचाई करने से क्या होगा, आपके जमीन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 2 से 4 डिग्री और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से आपको पाले की प्रॉब्लम से आपकी मतलब फसल है वो काफी हद तक बच जाती है। दूसरा इसका एक आप कर सकते हैं जैसे कि लो टनल जो होती है,
लो टनल का मतलब ऐसा होता है कि एक तार का एक संरचना बना करके जैसे आधा मतलब जैसे ये बनाते हैं अपन, एक राउंड सा बनाएंगे आधा सा घेरा सा, और उसके ऊपर आप एक पॉलीथीन शीट आती है, उस पॉलीथीन शीट को आप बिछा सकते, उसके ऊपर उड़ा दें, तो उससे क्या होगा, आपकी जो क्रॉप है वो बच जाएगी। लेकिन यदि आपके पास ये सारी सुविधाएं नहीं भी है, उस स्थिति में आप अपने खेत की मेड पर चारों तरफ धुएं कर दें। धुआं करने से जैसे चारकोल वगैरह भी आपके पास है, उसकी भी आप उसको भी जला सकते हैं, टायर वगैरह आप जला सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म हो जाएगा जी। ये भी यदि आप नहीं कर पाते हैं तो सबसे सीधा जो सरल तरीका है वो है, आप जो गंधक है सल्फर का आप स्प्रे कर दे, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल आप 1000 लीटर में यदि 1 लीटर मिला करके स्प्रे करते हैं, यानी कि 0.1% का यदि आप छिड़काव करते हैं, तो आपकी फसल में लगभग 15 दिन तक पाले का इफेक्ट नहीं आएगा। ये क्या करता है, ये आपके पौधे मतलब फसल है उसके अंदर थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अब यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते, उस स्थिति में आप 5 से 7 किलो सल्फर डस्ट जो आती है, जैसे कि पाउडर फॉर्म में आता है, उसका भी आप स्प्रे, उसको आप अपने खेत में बुरकाव कर सकते हैं। उसके बुरकाव से भी आप अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। तो आपको 4-5 छोटे छोटे से सुझाव हैं। सबसे पहले तो आप सिंचाई करके ही बचा सकते हैं। दूसरा, मैं किसान भाइयों को एक निवेदन और करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हो सके तो आप अपनी फसलों का फसल बीमा अवश्य करवाएं, क्योंकि फसल बीमा यदि आप करवाते हैं, उस स्थिति में यदि आपकी फसल पे पाले का इफेक्ट आता है, तो आपको फसल बीमा कंपनी के माध्यम से आपको सरकार भी उसमें लगभग सरकार भी अपनी तरफ से हिस्सेदारी देती है, तो फसल बीमा कंपनी के माध्यम से आपको अच्छा बीमा क्लेम भी मिल जाता है। तो आप ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे निश्चित रूप से। सभी किसान भाइयों से मैं भी बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें, जिससे कि जो भी हमारे एक्सपर्ट आज आपको बता रहे हैं उन्हें आप लिखते चलें, जिससे कि जब आपके सामने ये समस्याएं आए तो आप इन एक्सपर्ट टिप्स का यूज कर सके। धौलपुर से हरीश इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार हरीश जी। सर नमस्ते जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैंने सर गिलकी की वो बेल लगा रखी है सर घर पे, काफी सारी खेती के लिए सर। गिलकी जी, गिलकी। तो सर उसके जो इनके जो उसकी बेल होती है ना जी, तो सर उसके पत्ते सर सिकुड़ के हो गए, तो उसमें गिलकी आना ही बंद हो गया सर। जी पिंटू जी, क्या कारण हो सकता है इनकी गिलकी पर फल आना बंद हो गए, पत्तियां सिकुड़ रही हैं? वैसे पत्ती सिकुड़ने के पीछे तो 2-3 रीजन हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरियल रीजन भी हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर का भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो पत्तियां सिकुड़ने की प्रॉब्लम आती है, चाहे माथाबंदी चाहे किसी में भी हो, वो वायरस की वजह से आती है, जिसमें 90% केसेज में हम कह सकते हैं। कुछ में माइकोप्लाज्मा की वजह से भी आ जाती है, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेज में वायरस की वजह से आती है। अब वायरस को जो फैलाने का काम करता है, एक पौधे से दूसरे पौधे पे जो फैलाने का काम करता है, वो सफेद मक्खी काम करती है, व्हाइट फ्लाई जिसको हम बोलते हैं। व्हाइट फ्लाई एक पौधे से बैठ के दूसरे पौधे पे जाएगी, तीसरी पत्ती पे बैठेगी, तो वो पूरे उसको फैलाती जाती है। अब उस वायरस को रोकने के लिए सफेद मक्खी को रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। सफेद मक्खी को रोकने के लिए सबसे पहले तो हम लोग नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल जो आती है 5% का, उसका आप स्प्रे करें। यदि आपके पास नीम ऑयल उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में जो हमारे किसान भाई है, वो नीम की पत्ती, नीम की निमोली, आंख, धतूरा, ऐसे जो भी मतलब वनस्पति जिसको जानवर नहीं खाते हों, उनका प्रयोग आप करें। उनका प्रयोग करने, उसको आप किसी बर्तन में पानी के साथ बॉईल करें। बॉईल करने के बाद में जब वो पानी बचता है आपके पास, उसमें आधा पानी साफ जो स्वच्छ पानी है उसको, और आधा जो आपने बॉईल किया उसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो आपका जो अवशेष बचा है, पानी जो बचा है, उस पानी को मिला करके आप स्प्रे करें। वो एक कीटनाशी का काम करता है। तो जो कीटनाशी है उसमें पहला तो उसकी वजह से ही आप पे रुक जाएगा। यदि नहीं रुकता है तो फिर आप नीम के तेल का स्प्रे करें। नीम के तेल के स्प्रे के बाद में यदि आपको लगता है कि केमिकल डालना जरूरी है, तब आप केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं। केमिकल में आप सबसे पहले एसीफेट, डाइमेथोएट, और लास्ट में जबकि अब तो सारे ही हथियार डाल दिए, तब आप इमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग करें। इमिडाक्लोरोपिड 17.5 SL की जो दवा है, उसको 4 से 5 ml 15 लीटर पानी की टंकी के साथ मिलाएं, और उसमें
एक या तो जो आपका मतलब वॉशिंग पाउडर आता है जिसको हम सर्फ बोलते हैं, या फिर आपका जो भी शैम्पू क्लिनिक का मतलब किसी भी कंपनी का जो भी शैम्पू है आप वो शैम्पू यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है, वो सर्फेक्टेंट का काम चलिए करता है। पिंटू जी, एक और सवाल इस समय ले लेते हैं। ईश्वर गोदारा इस समय गंगानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही बीकानेर से राहुल भी है। पहले ईश्वर जी से बात करेंगे। ईश्वर जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, सबसे पहले तो न्यूज इंडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप किसानों के बारे में प्रोग्राम चलाते हैं साहब। बहुत बहुत आभार आपका। जी, मेरा सवाल सर पिंटू मीणा जी से है। जी, मैं उनको फेसबुक, ट्विटर और उस पे फॉलो भी करता हूँ सर। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरी सरसों की फसल है और उसमें क्या है कि जैसे अभी पाड़े का प्रभाव ना हो जी, तो उसके लिए सर एक NPK आया है सर 18-18-18 और उसमें 6% सल्फर की मात्रा भी होती है जी। तो उसका छिड़काव सर उचित रहेगा क्या सर पाड़े की रोकथाम के लिए? मेरा ये सवाल है सर पिंटू जी। चलिए आपका सवाल उन तक पहुंचाते हैं उससे पहले एक बार बीकानेर से राहुल इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। जी राहुल नमस्कार। नमस्कार जी पूछिए राहुल जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं बीकानेर जिले के कोलाइट से बोल रहा हूँ जी। यहाँ पे जो सर्दी को मौसम को देखते हुए सर गायों के लिए तो यहाँ पे नंदी ये गौशाला खोल देते हैं जी लोग, भामाशाहों के सहयोग से कह दो के सभी जी, परंतु नंदी के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। जारी है ना? जी जी बिल्कुल सही बात है। खैर इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, परंतु बीकानेर से हमारे साथ डॉक्टर जीरवाल मौजूद हैं जो कि इन सभी किसी प्रकार के पशु हों उनको सहायता करते हैं उनके हॉस्पिटल तक पहुंचने तक। जीरवाल जी कुछ बोलना चाहेंगे, आप कुछ बात करना चाहेंगे? राहुल जी, जो गौशाला आपने जो बताया कि भाई गायों के लिए गौशाला खुली है, तो आप थोड़ा सा संपर्क अपना अगर बढ़ाएंगे तो बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जो नंदी को भी रखती है जी। अब ये अपने थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि जैसे बीकानेर में भी हैं आसपास या कहीं कोलायत में भी आपकी जो भी नज़दीकी गौशाला हो, जिस तरह की मैं एक गौशाला को बीकानेर में भी जैसे गंगा शहर में एक गौशाला है, गंगा गोल्डन जुबली है, इधर गंगानगर रोड पर ही है, उसमें भी है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जोधपुर में जिस गौशाला में हमने नेत्र रोगों का इलाज करने के लिए जो प्रयास किए, जहां शुरुआत की, उस जगह पर इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है कि गाय को लेना है या नंदी को लेना है। गोवंश तो पूरा कोई भी कोई भी हो, गाय बछड़ा नंदी जो भी आएगा उसको वो लेते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रयास करें। हाँ, आपका बिल्कुल कहना सही है कि गायों को तो सहर्ष कोई भी लेता है। जी सही बात है। लेकिन नंदी के बारे में थोड़ा सा लोग कहते हैं कि यार इसका क्या करेंगे, गाय नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी धर्म सिंह जी, हाँ करना चाहूंगा मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गौशाला प्रबंधक भाई हैं, जो गौशाला चलाते हैं लोग, उनसे विशेष आग्रह है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इस तरीके से डिस्पैरिटी या आप भेदभाव नहीं करें जी, क्योंकि अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो फिर उसका कोई गौशाला का मकसद पूरा नहीं होगा। बिल्कुल सही। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो भी पशु हो, जो जिसका कोई मालिक नहीं हो, जो अपने घर पे नहीं रखना चाहे, चाहे वो गाय हो, सांड हो, बैल हो, उसको आप अपनी गौशाला में रखें। और गौशाला को अगर आपने या तो रजिस्टर्ड करा रखा है, और अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो हमारी सरकारें इतनी संवेदनशील हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने, पिछली सरकार थी, उसमें गौपालन का अलग से विभाग बनाया हुआ है। जितनी भी गौशाला है उनको अनुदान मिलता है, जानवर के हिसाब से अनुदान मिलता है। इसलिए आप सब लोग जो भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप गौशाला वालों को ये बात कहें कि आप सिर्फ गौवंश को, आप मादा को नहीं ले सकते, आप दोनों को ले सकते हो। जी बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, पिंटू जी आपके पास आते हैं। आपने प्रश्न सुना होगा ईश्वर जी का, चाहूंगा उनका भी आप जवाब दें जिससे कि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। बिल्कुल, ईश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जगह फॉलो करते हैं और मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं प्रत्येक किसी भी स्तर पे जाकर के किसानों से जुड़ने का प्रयास रहता है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हो। व्हाट्सएप पे भी हमने लगभग अकेले ने 250 से समथिंग ग्रुप्स बना रखे हैं। फेसबुक वगैरह पे आप लोगों से रोज कनेक्ट होने का प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से हमारे किसान भाइयों को किसी भी सूचना के या किसी भी जानकारी के लिए कहीं भटकना ना पड़े, हम उनको घर बैठे मतलब आसानी से जानकारी देते रहें। तो आपने बताया कि आपके पास एनपीके का बैग है, एनपीके के बैग में 6% सल्फर भी आपके पास है और आप उसका स्प्रे करना चाहते हैं, यदि पाला रुक जाती, यही आपका क्वेश्चन था जितना मैं समझ पाया। तो गोदारा जी आपको मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल आप सल्फर के लिए प्रयोग कर सकते, सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक तो सबसे पहले सल्फर किसी भी फॉर्म मतलब किसी भी रूप से आप दें, चाहे वो 33% सल्फर का यूज करें, चाहे दूसरी तरीके से आप डालें, लेकिन खेत में और आपके पौधे के ऊपर सल्फर जाना चाहिए। 6% है तो थोड़ा सा कम इफेक्टिव रहेगा।
33% है तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, और भी उससे ज्यादा है तो उसका और भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। लेकिन जितना परसेंटेज है उसका आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 6% है तो आप उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दें, 33% है तो क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग आप रखें। तो उससे क्या होगा, जितनी आप मात्रा देंगे, सल्फर कैसे भी आप दें अपने खेत में, निश्चित रूप से वो उपयोगी साबित होगा। आपको 0.1% का यदि आपको स्प्रे के लिए मैं बोल रहा हूँ तो 0.1 के हिसाब से आप जैसे भी जितनी क्वांटिटी में 0.1% का स्प्रे होता है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, यही खास बात है आज के हमारे पैनल की कि ये सभी लोग धरातल स्तर पर किसानों से जुड़े हुए हैं और लगातार यही प्रयास इन लोगों का रहता है कि किसी न किसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों की शंकाओं का समाधान होता रहे। पिंटू बीना पहाड़ी जी हों, चाहे धर्म सिंह जी हों, चाहे झीरवाल जी हों, ये सब इतने संवेदनशील हैं इन किसानों के प्रति कि किसी भी तरीके से उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं। धर्म सिंह जी, सर्दी के मौसम में या खासकर ऐसी सर्दी के मौसम में जबकि तापमान माइनस से नीचे जा रहा है, उस समय पर बीमारियां होना तो लाजमी है, परंतु पशु आहार में ऐसी किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए जिससे कि पशु जो हैं उन्हें इस प्रकार की बीमारियां ना हो, या जो बीमारियां शीतलहर में उन्हें लग सकती हैं वो बीमारियां ना हो? किसान भाइयों, आपको इस समय जो पशुओं के आहार के बारे में विशेष ध्यान रखने की जो आवश्यकता है, कुछ तो ऐसा खिलाना पड़ेगा जो साधारणतः हम खिलाते हैं उससे कुछ ज्यादा। तो एक तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो आप हरा चारा जो देते हैं ना, उसकी मात्रा अब 1/4 कर दें। जी, कई बार हम जो जैसे दूसरे मौसम में या तो आधा आधा हरा और सूखा चारा देते हैं, अब उसको 1/3 से 1/4 तक कर सकते हैं। और कुछ जो लेगुमिनेस जिनको हम बोलते हैं, दाल या पल्स वाली जो फसलें हैं ना, जिनसे वो होती है, उनमें ज्यादा प्रोटीन होता है। तो इस समय आफरा बहुत हो जाता है जानवरों में, इसलिए ऐसी फसलें जैसे आपका रजका है, काचनी है, मटर है, ये जो चीजें हैं इनको आप पशु के आहार में जो डालते हैं, मतलब जो हरा चारे के रूप में उनको करें, उसको थोड़ा सा उसका मात्रा थोड़ी कम कर दें। इसी के साथ साथ आपको अगर आपका पशु बड़ा है तो उसको आप तेल दे सकते हो। और विशेष तौर से राजस्थान के पशुपालक भाइयों के लिए मेरा आग्रह है कि इस समय हमारे यहाँ बाजरी पैदा होती है। बाजरा बहुत सभी जगह पैदा होता है, बाजरा ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो आप पशुओं को बाजरा उबाल करके खिलाएं। दाने के रूप में जो बाजरा है उसको आप शाम को अगर खिलाना है तो दोपहर में रख दें, वो शाम तक उबल जाएगा, या फिर अगर सुबह खिलाना है तो उसको शाम को रख दें। एक बार रोकना चाहूंगा धर्म सिंह जी, डॉक्टर डॉक्टर मोहनलाल पुरोहित बीकानेर से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका प्रश्न भी ले लेते हैं, उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिएगा। नमस्कार पुरोहित जी। हाँ नमस्कार जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कि अपने सनातन धर्म में गायों को गुड़ और रोटी देने का बड़ा पुण्य माना जाता है, तो हम भी उस प्रॉपर्टी का निर्माण करते हैं। तो गायों को रोटी देते वक्त उनके कानों में बड़ी ठंडक महसूस होती है, कान ठंडे होते हैं, और नाक से भी डिस्चार्ज होता है और आंखों से पानी आता है और वो कमजोर सी दिखाई देती है। और उसके लिए क्या करना चाहिए? जी धर्म सिंह जी, क्या कारण हो सकता है कि उनके कान उन्हें बहुत ठंडे नजर आते हैं और नाक से भी उनके पानी बह रहा होता है? देखो क्या पुरोहित जी, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, जब हम ठंड के मौसम में होते हैं तो कान एक ऐसा सेंसिटिव अंग है जिसकी झिल्लियां बहुत पतली होती हैं, ऊपर वाली भी और अंदर भी। तो कान है ना सबसे सेंसिटिव एरिया है जो खुला रहता है, तो वो उसमें ठंडक महसूस होना, क्योंकि आपकी जो सिराएं हैं या धमनियां हैं जो कान के बहुत ऊपरी सतह पे होती हैं, तो वो उससे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वहां तक वो ठंड होती है, तो वो कान ठंडा हो जाता है। कान है, नाक से पानी आना, ये तो लक्षण आपको मैंने जैसा मैं बता ही रहा था कि सर्दी के मौसम के तो लक्षण है ही कि आपके जानवर को निमोनिया हो सकता है। सर्दी से बचा करके हम रखें, टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें, उसको अंदर रखेंगे तो ये है। लेकिन आपने जैसे बताया था पुरोहित जी कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी परंपरा है कि हम जानवरों को गुड़ खिलाते हैं। गुड़ बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है। उसको अगर इस समय बाजरा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, तेल दें, ये सारी चीजें ऐसी है कि इनसे ना पशु का शरीर का तापमान जो है उसको मेंटेन करने का,
उसको मेंटेन करने की उसमें क्षमता बढ़ती है। जी बिल्कुल। पशु अपनी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, साथ साथ उसका टेम्परेचर को, अगर वातावरण का तापमान कम हो जाएगा तो भी वो अपने शरीर का तापमान को अपने साधारण तापमान के उसमें रखेगा। जी उन्होंने एक चीज और बोली कि नाक से पानी आता है और आंख से भी पानी आता है। जीरवाल जी आपके पास आऊंगा, नेत्र के बारे में आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, परंतु इससे पहले सतबीर से बात कर लेते हैं जो कि हरियाणा से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। एक चीज बीच में मैं आप लोगों को और बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक अच्छा प्रश्न करने वाले किसी भी दर्शक को, किसान भाई को, हमारे यहां से इतिहास मसाले का एक गिफ्ट पैक दिया जाता है। लेकिन क्योंकि आज दो विषय हैं, आज दो तरह के एक्सपर्ट हैं, एक पिंटू जी हैं जो फसलों के बारे में बताएंगे और आप दोनों लोग जानवरों के बारे में, पशुधन के बारे में बताएंगे। तो आज हम दो प्रश्न रखते हैं, दो लोगों के बारे में आप भी ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको किसका प्रश्न अच्छा लगा, उसी को हम ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। इससे पहले सतबीर से बात कर लें। सतबीर जी राम राम साहब। राम राम साहब। पूछिए सतबीर जी, क्या पूछना चाहते हैं? सुनील जी, मेरा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे वो मेथी होती है ना, मेथी बो रखी है, वो पाले की वजह से उग नहीं पा रही है और थोड़ा सी जगह पे टमाटर लगा रखा है। अब ऐसा हो गया है सुनील जी कि वो दोनों चीजें रुक गई है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ग्रोथ नहीं हो पा रही है। पिंटू जी, सतबीर जी की समस्या का समाधान कीजिए। ना तो मेथी उग पा रही है, ना टमाटर में ग्रोथ हो रही है। ये दोनों ही सतबीर जी का जो क्वेश्चन है वो देखो, एक्चुअल में किसी भी चीज का बोने का एक सही निश्चित समय होता है। उस तापमान पे ही वो ग्रो हो सकता है, उस तापमान के बाद में वो नहीं उग पाता। तो इसके लिए सतबीर जी देखो, अभी जो टाइम है ना तो टमाटर बोने का सही टाइम है, सिर्फ आप प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं खेत में, और वो भी तभी करें जब आपके पास प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध हों पाले से बचाने के लिए, आपके खेत का टेम्परेचर रेंज बढ़ाने के लिए। अब यदि आप ना इस टेम्परेचर पे मेथी का जर्मिनेशन भी नहीं हो पाएगा और ना ही जर्मिनेशन और टमाटर का हो पाएगा, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप थोड़े दिन और इंतजार करें। और यदि आपको चाहिए कि मुझे अगेती फसल लेनी है और मुझे इस टाइम पे ही उगाना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो ये करें कि जैसे आपकी जो टमाटर है उसकी पौधशाला आप लगा रहे हो, तो पौधशाला तो आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जो जगह को कवर किया जा सके, क्योंकि नर्सरी उगाने के लिए बहुत छोटी सी जगह की आवश्यकता होती है। तो आप पौधशाला के लिए तो जगह को कवर कर सकते हैं, और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए आप या तो उसमें कोई आग वगैरह आसपास जला दें, या फिर आप उसके लिए जैसे आपको मैंने बताया था कि आप हल्की सी सिंचाई करें, लेकिन रेगुलर सिंचाई ज्यादा सिंचाई ना करें। और ज्यादा सिंचाई करने से भी कई बार क्या होता है कि हमारे बीज सड़ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ज्यादा पानी से भी जड़ गलन और बीज के गलने की बात हो जाती है। जीरवाल साहब, आपके पास आऊंगा। जैसा कि पुरोहित जी ने पूछा कि उनके वो अक्सर देखते हैं गायों की आंखों से पानी बह रहा है, पानी सर्दी के कारण भी बह सकता है, और भी क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण की पानी आंखों से जानवरों की बहता है? पुरोहित जी ने जो बताया उसमें आपने सुना कि बहुत सारे लक्षण बताए। इन्होंने कहा कान ठंडे हो जाते हैं, नाक में भी पानी आ रहा है, आंख में पानी आ रहा है। तो आंख एक ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसे हम कहते हैं अंग है हमारा, कि अगर सिर्फ आंख में है, हम ये कहें कि आंख में कोई मिट्टी गिर गई, कोई तिनका गिर गया, कोई मान लो कांटा लग गया, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, अगर आंख के खुद के अंदर कोई कारण ना है तो हमारे शरीर में अगर कहीं पर भी कोई बीमारी से ग्रसित होता है या पशु ग्रसित होता है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सर्दी का मौसम है, सर्दी लग जाती है पशुओं को, तो सर्दी का भी पहला लक्षण जो आएगा वो यही आएगा कि आंख में पानी आ रहा है, नाक में पानी आ रहा है। तो हमें पहले ये श्योर करना पड़ेगा, हमें ये आश्वस्त होना पड़ेगा कि आंख में जो पानी आ रहा है उसका कारण जो प्रॉपर आंख है, कि भाई पहले आंख की जांच कर लें, उसको धो लें गुनगुने पानी से। धोने के बाद में आंख के अंदर थोड़ा अंगुली हल्के हाथ से डाल करके देख लें कि कहीं आंख में तो कोई कांटा वगैरह या कोई तिनका नहीं है जिसके कारण पानी आ रहा है। या अगर आंख के अंदर ओके है, आपने आंख बिल्कुल धो ली, उसके बाद में आप ये कोशिश करें कि जो कोई भी सिस्टमिक डिजीज जिसे हमें कहते हैं, शरीर में कोई भी बीमारी अगर है, तापमान बढ़ा हुआ है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण भी पशु की आंख में पानी आना शुरू हो जाता है। ये एक कारण है कि भाई स्वस्थ पशु है, हमें देख रहा है कि आंख में और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आंख में पानी आ रहा है, तो इस तरह आ सकता है। अदरवाइज हम कहें कि जैसे छोटे बछड़े भी होते हैं, तो पशुपालक भाई कई बार देखते हैं कि बछड़ों के आंख के ऊपर, पलक के आसपास ये कहीं थोड़ा सा मांस बढ़ा हुआ होता है। हम बहुत बार गौर नहीं करते कि यार ठीक है, थोड़ा सा मांस बढ़ा हुआ है, इससे क्या होता है, लेकिन वो ये देखें कि वो जो मांस बढ़ा हुआ है वो बार बार आंख को टच कर रहा है, बार बार उसको दर्द पहुंचा रहा है, और उसके कारण भी पानी आ रहा है। और
अगर आपने उसका सही समय पे कोई इलाज नहीं कराया तो वो जो छोटा सा मांस जो बार बार उसको हिट कर रहा है, टच कर रहा है आंख को, वो आपके पशु को परमानेंट अंधा कर सकता है। कॉर्निया जो अगर खराब हो जाता है तो कॉर्निया खराब होने के बाद में, जिसे हम काला जो आपको दिखता है पशु के बाहर आंख में, तो अगर ये कॉर्निया खराब हो गया तो फिर पशु के आंख का आना बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी चीज होती है कि आपने उसको शुरुआत में पकड़ लिया, शुरुआत में ही आपने उसका इलाज कर लिया, बहुत आसान इलाज है। वो छोटा सा मांस का टुकड़ा है जिसे हम सर्जरी से हटा सकते हैं, काट सकते हैं, पशु की आंख बचाई जा सकती है। अगर आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसको उस पर गौर नहीं किया, तो आप देखेंगे कि वो धीरे 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 पशु को अंधता की ओर धकेल देगा और पशु को अंधा कर देगा। तो इस तरह से पशुओं की आंखों का पशुपालक भाइयों को चाहिए कि रूटीन में रेगुलर जो है वो पशु की आंख को एक बार देखते रहें दिन में। आंसू गिरना पहला लक्षण है कि आंख के अंदर या हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जो कि आंख को प्रभावित कर रही है। हमें सबसे पहले आंख का चेकअप अगर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई आंसू गिरा, आंख में कहीं कोई ललाई आ गई है, लाल हो रही है आंख, या कहीं गीड़ ज्यादा आ रहा है आंख के अंदर पशु के, या पशु बार बार आंख को झपक रहा है, या पशु दोनों पलक को बहुत ज्यादा जोर लगा के बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें ऐसी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तुरंत संपर्क करके उसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। जी, जयपुर से हर्ष इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे साथ बात करना चाहते हैं आपसे। काफी देर से वो प्रयास कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जी हर्ष नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं हर्ष? नमस्कार सुनील जी, मैं मतलब अपने ऑफिस में बैठा था तो आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो आप किसानों के लिए और पशुओं के लिए बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। जी, सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी से कैसा बचा जाए, कैसे बचाया जाए। बहुत बहुत आभार आपका हर्ष। जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरा एक सवाल है, जैसे हमारे फार्म हाउस में हमने डेकोरेटिव टाइप के कुछ फूल्स वगैरह या पौधे वगैरह लगा रखे हैं। आपने फसलों के बारे में बताया, पशुओं के बारे में बताया। अब वो फूल वगैरह पाला पड़ने से, एक्चुअली अभी कल परसों बहुत ठंड थी जयपुर में, तो वो सुबह ऐसे लगा कि जैसे पत्ते वगैरह सारे जल गए ऐसे। जी पिंटू जी। सुनील जी, मैं हर्ष भाई का क्वेश्चन समझ पाया, और हर्ष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऑफिस में भी ये सब देख रहे हैं, क्योंकि किसानों के प्रोग्राम बिल्कुल सर, मैं अपना ट्रेवल्स का ऑफिस है मेरा, और मैं यहाँ सिंधी कैंप अभी जा ही रहा था ऑफिस से, तो ये देखा कि चलो प्रोग्राम कुछ बहुत अच्छा आ रहा है तो इंटरेस्टेड लगा, तो सवाल अपना भी हो जाए। जी सुनील भाई का प्रयास है, ये क्या सब लोगों को जोड़ते रहते हैं, और खुद भी अपना एक जॉब लेफ्ट करके किसानों के लिए सेवा करने के लिए आए हैं, तो इनका बहुत अच्छा एफर्ट रहता है। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि किस तरह से जुड़ा जाए। सबसे बड़ी बात है न्यूज इंडिया की, जो 1 घंटे किसानों के और किसान परिवारों के लिए देता है। अदरवाइज आज के कंपटीशन के जमाने में न्यूज चैनलों को सिर्फ ऐड चाहिए, 30 सेकंड का मिले चाहे 3 घंटे का मिले, वो दिखाते रहेंगे। लेकिन न्यूज इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को एक इतना इंटरेस्टिंग बनाया। सुनील जी को धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी फसल के ऊपर यदि पाले का इफेक्ट आ गया, जैसे रात को आ गया और सुबह आपको देखा कि भाई मेरी फसल पे पाले का इफेक्ट है, तो आप उसमें ग्लूकोज का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल करवा के देखा है, कई जगह रिकमेंडेशंस में नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशंस में नहीं होने के बाद भी किसान भाइयों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद इसको कई बार प्रैक्टिकल कर चुका हूं। अभी कल परसों ही मैंने एक किसान भाई के यहाँ पे उसमें अफीम की फसल में कुछ ऐसे पाले का इफेक्ट आया था, और पाले के इफेक्ट की वजह से अफीम की फसल काफी हद तक उसकी डैमेज हुई थी। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे पे एक कृषि एक्सपर्ट ग्रुप में उन्होंने भेजा, मैंने उसको पढ़ के उनको रिप्लाई किया कि भैया आप इसमें एक बार ये ग्लूकोज का स्प्रे करके देखें। उन्होंने ग्लूकोज का स्प्रे किया और 2 दिन बाद में उनका रिप्लाई आया कि सर मेरी क्रॉप एकदम सुरक्षित है। यदि आपकी फसल पे इफेक्ट आ गया है तो आप तुरंत उस पर स्प्रे कर दें। 90% के समथिंग चांसेस रहते हैं कि आपकी फसल को बचाया जा सकता है। ग्लूकोज क्या करता है, तुरंत उसमें एनर्जी एक तरह से जनरेट करेगा, और वो एनर्जी के साथ में ही आपकी फसल को काफी हद तक बचने के चांसेस रहते हैं। तो आप एक बार अपने फ्लावर्स के ऊपर भी आप स्प्रे करके देखिएगा। अब जैसे कि 2 दिन हो गए, 2 दिन में तो क्या कुछ डैमेज हो जाता है, लेकिन यदि तुरंत आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, आपकी बहुत अच्छे तरीके से आपने उन्हें समझाया। जी हाँ, यही खास बात है हमारे एक्सपर्ट्स की, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जय किसान में जुड़े हुए हैं और पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, पूरी लंबी जो यात्रा है उसमें जुड़े हुए हैं, और जिस प्रकार से ये लोग अपने आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं, असल में वही इस कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा राज है, सबसे बड़ा सीक्रेट है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
सुजुकी एक्सेस 125, ये कम पीता है। अब इनको भी पता है सुजुकी एक्सेस 125 with PS6 टेक्नोलॉजी कम पीता है। मास्कियो गास्पार्डो का विराट रोटरी टिलर, उच्चतम गुणवत्ता वाले ब्लेड्स, अधिक शक्तिशाली गियरबॉक्स, बॉल बियरिंग्स, अधिकतम टिकाऊ दुस्तरीय संरक्षण स्किड, टिकाऊ साइड गियर ड्राइव, अधिक मजबूत 3 पॉइंट लिंकेज। मास्कियो गास्पार्डो, ग्रोइंग टुगेदर। कस्टमर केयर नंबर 8448448544। Why this? New Suzuki Access 125, ये कम पीता है। अब इनको भी पता है सुजुकी एक्सेस 125 with PS6 टेक्नोलॉजी कम पीता है। जी हाँ, जय जय किसान का ये सेगमेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम घोषणा करते हैं उस दर्शक की जिसने बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत जानकारी वाला सवाल पूछा हो। अभी आप लोगों के पास समय है, अभी भी आप और प्रश्न पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपके लगातार हमारा नंबर दिया जा रहा है। चलिए आते हैं धर्म सिंह जी के पास। धर्म सिंह जी, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या क्या सावधानियां पशुपालकों को रखनी चाहिए जिससे कि उसके जो पशु हैं वो निरोगी रह सकें। सुनील जी, पशुपालक भाइयों को एक विशेष ध्यान देने की जो आवश्यकता है, एक तो यह है कि इस समय पशु और खेती दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। खेती में इस समय पानी का समय है। जी। किसान भाई पानी देता है। जी। तो पशुपालक भाइयों को एक तो विशेष ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि खेत, अगर आपका पशु खेत के बिल्कुल पास में बांधते हो, वहां रखते हो, चाहे दिन में या रात के समय, तो शाम सुबह तो बिल्कुल नहीं, उसका मुंह उस तरफ नहीं होना चाहिए जिस तरफ आपकी खेत है। जी। क्योंकि अगर आपकी हवाएं, ठंडी हवाएं उधर से आएंगी। मैं एक बीच में छोटा सा प्रश्न मैं बीच में डालूं, जिसे क्या पशुशाला में अलाव वगैरह जलाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये तो मैं बताने वाला ही हूँ। अच्छा, आपको बहुत सारे और ऐसे उपाय हैं जो हैं। पहला ये ध्यान रखें कि आपके जानवर का मुंह उधर नहीं रहे जिधर आपका खेत है, जहाँ पानी दिया हुआ है। दूसरा, आपको विशेष ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसको, पशु को सुबह आप जहां आप जिस घर में या जिस बाड़े में रखते हैं वहां से अंदर से 8 बजे से पहले नहीं निकालें, और शाम को 6 बजे उसको अंदर उसके आवास में रख दें। जी। दूसरा, गर्म पानी दें। ठंडा पानी पशु को बिल्कुल नहीं पिलाएं। जितना हो सके साफ और ताजा पानी पिलाएं, और हो सके तो थोड़ा गुनगुना पानी दें। तीसरी बात जो विशेष वो ये है कि शाम के समय जब पाला पड़ रहा हो या बहुत विशेष टेम्परेचर बहुत कम आ गया हो, तो अपने पशु आवास है उसमें अलाव जला दें। जी। अलाव जला करके उसमें ये और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसमें धुआं को निकलने की जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें धुआं घुटता रहे हैं। और दूसरा, तो उससे क्या है, जानवर और बीमार हो जाएगा। चौथी बात ये विशेष ध्यान रखने की है कि आप जो उसको आहार देते हो, संतुलित आहार देते हो, उसमें नमक का उपयोग जरूर से जरूर करें। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो तापमान को जब भी मेंटेन कर पाएगा जब उसको संतुलित आहार देंगे। संतुलित आहार के साथ साथ हम नमक और मिनरल मिक्सचर वो जरूर देने की आवश्यकता है। और छोटे जो पशु हैं उनको जो खीस जिसको बोलते हैं हम, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, अगर आपका जानवर अभी ब्याया है तो उसको खीस जरूर से जरूर पिलाएं। उसको लगातार कम कम मात्रा में खीस पिलाएं। और पशुपालक भाइयों से एक और मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपने जानवर का ये विशेष ध्यान रखें कि जो जानवर अभी ब्याने वाला हो, जो आपके मादा पशु ब्याने वाला हो, उसकी विशेष ध्यान रखें। क्या पता वो किसी रात के किसी ऐसे समय में ब्याह जब आप वहां नहीं हो, तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो उसको ठंड नहीं लग जाए, है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आपके जानवर कब ब्याने वाला है उसकी आप मेंटेन करें, डायरी मेंटेन रखें, और उसका रात के समय विशेष ध्यान रखें। पशु को धूप अगर निकलती है तो बाहर निकाल करके धूप में बांधें, गर्म पानी पिलाएं, मिनरल मिक्सचर दें, हो सकता हो तो तेल दें, बाजरी जो गर्म करके बांट खिलाते हैं उसमें बाजरी दें। साहब, राम शिव हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, जयपुर से बोल रहे हैं। जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ जी, पशुओं के बारे में बता रहे हैं। मुझे आप कुछ पूछना चाहते हैं पशुओं के बारे में या फसलों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? फसल के बारे में जी पूछिए। आलू को पाला से कैसे बचाया जाए?
आलू को कैसे बचाया जाए? पिंटू मीना जी, आलू को किस प्रकार से बचाया जाए सर्दी से? सबको चिंता हो गई है इस सर्दी को देखकर। बिल्कुल, इस टाइम पे सर सर्दी काफी ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर आज देखो दो चीजें और होती हैं। सबसे पहले तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि पाला पड़ने की स्थिति क्या होती है, पाला कब पड़ता है, क्योंकि हमें यदि उस चीज की जानकारी नहीं होगी तो हम किस तरह से अपना मतलब बचाव कर पाएंगे, ये मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पाला कब पड़ता है। पाला दो तरह से होता है। एक तो पड़ेगा कि जब बिल्कुल हवाएं रुक जाती हैं, सर्द रातें हैं, हवाएं बिल्कुल खत्म है, बादल छाए हुए हैं जी, उस स्थिति में आपकी जो गर्म हवा है वो ऊपर नहीं जा पाती जी, और आपकी जो जमीन के अंदर की जो हवा है वो एकदम ठंडी रहती है। जैसे कि अपन यदि बाल्टी में पानी गर्म करते हैं तो ऊपर का पानी ज्यादा गर्म हो जाता है, नीचे का पानी ठंडा रह जाता है जी, और जो नीचे का पानी ठंडा रहता है वो ही फसल को डैमेज करने का काम करता है जी। अब जब पानी नहीं बहेगा, पौधे की पत्तियों के ऊपर पानी जम जाएगा तो पतली सी परत जम जाती है, और वो पतली सी परत क्या करती है, वो पौधे की कोशिकाओं को खत्म कर देती है। पौधे की कोशिकाएं जब खत्म हो जाएंगी तब ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले तो ये जो ज्यादा समस्या होती है, ये होती है 12 बजे से 2 बजे के बीच में रात को जी, उस टाइम पे ज्यादा चांसेस रहते हैं पाला पड़ने का। तो यदि आपको लगता है कि आज हवाएं बिल्कुल रुकी हुई है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और सर्द बहुत ज्यादा है, तो निश्चित रूप से आप अपने खेतों के चारों तरफ जाकर के आग जला दें। आग चाहे वो टायर वगैरह आप जला सकते हैं। अब आलू के खेतों में यदि आपके है तो आप आलू के खेतों में पानी दे दें। पानी देने के बाद में जैसे आपने पानी दिया हुआ है, ये लगभग 7-8 दिन तक काम करेगा पानी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये। यदि ये भी आपने कर लिया तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल का आप स्प्रे करें। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होगा, वो आपके पौधे के अंदर मतलब उसकी एक तरह से जो एक्टिविटीज है उसको बूस्ट अप करेगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर होने की वजह से, सल्फर एक सेकेंडरी मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पौधे का, बहुत ही जरूरी है पौधों में सल्फर का स्प्रे। तो सल्फर का यदि आप छिड़काव करते हैं, सरसों में यदि आप करेंगे तो तेल की मात्रा बढ़ा देगा, आलू में करेंगे तो आलू का प्रोडक्शन भी बढ़ा देगा और पाले से भी उसको बचाएगा। तो किसी में भी आप यदि सल्फर का प्रयोग करेंगे तो आपको दो तरह से फायदा करेगा। एक तो आपके उत्पादन को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपका जो मतलब पाले से उससे सुरक्षा करेगा। तीसरा, यदि सल्फर भी आपके पास नहीं है तो आप थायो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। थायो यूरिया को 500 ग्राम को आप 2000 लीटर पानी में मिला करके आप उसका स्प्रे करेंगे तो आपकी 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन के लगभग आप उसमें मतलब आराम से स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको स्प्रे करना पड़ेगा या फिर आपको खेतों के चारों तरफ धुआं जलाना पड़ेगा। किसी भी तरीके से तापमान को बढ़ा के रखना पड़ेगा। यदि हम तापमान को बढ़ाने में सफल नहीं हुए तो हमारी फसल इसकी चपेट में आ जाएगी पाले की में, और यदि आपकी फसल आपने सारा प्रयोग करने के बाद भी चपेट में आ जाती है तो आप निश्चित रूप से आप उसके ऊपर ग्लूकोज टेस्ट स्प्रे करके देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा। आप और जी हाँ, बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से सावधान रहने की बात है, सावधान रहने का समय है। सावधानी से अगर आप फसलों की सुरक्षा करते हैं तो आप पाले से बच सकते हैं। समय बहुत कम बचा हुआ है पिंटू जी, आपके पास दोबारा आऊं तब तक आप सोच के रखिए कि कौन से प्रश्न को अगर आपको कहा जाए कि अवार्ड देना है, कौन से प्रश्न को गिफ्ट हैम्पर देना है तो आप दे सकते हैं। मैं उससे पहले झीरवाल साहब के पास आऊंगा। झीरवाल साहब, समय बहुत कम है, मैं संक्षिप्त शब्दों में सुनना चाहूंगा कि नेत्र चिकित्सा या नेत्र की सर्जरी की आवश्यकता किस किस समय पड़ती है और किसान को क्या ध्यान रखना चाहिए, पशुपालन को पालक को क्या ध्यान रखना चाहिए, और जिस समय वो डॉक्टर से संपर्क करे आंखों के मामले में, बहुत कम शब्दों में। सुनील जी, मैं सभी पशुपालक किसान भाइयों को ये बात बताना चाहूँगा कि नेत्र चिकित्सा के अंदर बहुत सारे रोग ऐसे हैं कि जिनको अगर आप प्राइमरी स्टेज पर, प्राथमिक स्टेज पर आप उनको अगर उनको निदान कर पाते हैं, उनको जानकारी ये रखते हैं कि यार आज आंख में ये प्रॉब्लम हुई है और इसका ये इलाज है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाना चाहूँगा कि समझिए कि पशु की आंख में एक कांटा चला गया जी, अगर उस वक्त आंख में जो ही आंसू निकले और उसने आंख को बंद करना शुरू किया, अगर उसी दिन पशुपालक भाई उसको देख लेता, जिस प्रकार की अगर पशु एक बार भी ना चरे, सुबह ना चरे तो पशुपालक भाई को शाम तक चिंता रहती है, यार सुबह इसने चरा नहीं, चरना था, शाम को जो है वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता, सब चर नहीं रहा। उसी प्रकार से हमें ये देखना चाहिए कि अगर शुरू में ही आपने नेत्र रोग को पकड़ लिया, जैसे कि कांटा चला गया, आपने उसी वक्त उसका इलाज कर लिया, निकाल दिया, तो आपको किसी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने वो कांटा ना निकाला तो वो आंख को इतनी क्षति पहुंचाएगा कि आपको तुरंत प्रभाव से उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। एक बात ये हुई कि हम कैसे रोक सकते हैं। दूसरा, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिस प्रकार की आंख के अंदर चोट लगी, आंख की पलक कट गई या आंख के कॉर्निया में कोई चीरा लग गया,
तो उसको आप ये ना सोचें कि यार आज लगा है 2 दिन देखते हैं, तीसरे दिन दिखाएंगे, आंख में सूजन आ जाती है, तो आंख तुरंत को अपना संपर्क दिखता करें, भी नहीं मतलब। है, तुरंत प्रभाव से संपर्क करें, उसकी आंख बचाई जा सकती है। देर होने पर आंखों में कीड़े पड़ जाते हैं, आंख की दृष्टि बिल्कुल खराब हो जाती है, उसके बाद में सर्जरी भी इतनी प्रभावी नहीं रह पाती। तो बिल्कुल बिल्कुल जीरवाल साहब, बिल्कुल जल्द से जल्द उसका निदान करें और उपचार करवाएं। मतलब पशुपालक भाइयों को बिल्कुल घर के सदस्य की तरह वैसे ही रखते हैं, मैं ये नहीं कहता पशुपालकों का अपने घर के सदस्य की तरह रखते हैं, परंतु आंख वाली सेंसिटिव जगह पर जैसे ही थोड़ी सी भी आपको कुछ नजर आए तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। धर्म सिंह जी, समय तो बिल्कुल इजाजत दे रहा नहीं दे रहा आपसे और ज्यादा बात करने की, इसलिए मैं सीधी सी बात सिर्फ यही पूछना चाहूंगा, उस प्रश्न का जिक्र कीजिए जो आपको इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पशु चिकित्सा से या पशु से संबंधित, पशुपालन संबंधित सबसे अच्छा लगा। सुनील जी, मैं उस प्रश्न का बताने से पहले आपके बहुत कम समय में 1 मिनट में और मैं पशुपालक भाइयों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि एक तो चीज है टीकाकरण। जी, कुछ बीमारियां ऐसी गंभीर हैं, ऐसी भयानक हैं जो टीकाकरण बहुत आवश्यक है। जी, आपको मैंने पिछले कार्यक्रम में भी मैंने बताया था, और अभी मेरा विशेष आग्रह है कि कुछ बीमारियां जैसे खुरपका मुंहपका है या गलघोंटू है ना, ऐसी बीमारियां हैं जिनसे जानवर की मौत होना बहुत मतलब गंभीर बीमारियां हैं। सही बात है जी। तो उसका जरूर ध्यान रखें, आप पशु का टीकाकरण कराएं और हो सके तो आप अपने पशु का बीमा भी कराएं जी, क्योंकि पशु बहुत महंगे हैं। और तीसरी चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जैसा मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था, अभी भी मेरा सभी पशुपालक भाइयों से आग्रह है कि पशु को अपने घर का सदस्य माने, उसको उसके साथ में जो व्यवहार है हमारा, वो पशु जैसा व्यवहार नहीं करके हम ये माने कि उसको वो हमारे घर का सदस्य है, उससे सिर्फ हमें प्रोडक्शन उत्पादन ही नहीं लेना है, उसके साथ में हमारा जो व्यवहार है वो बहुत ही शालीनतापूर्ण होना चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए, जिससे उससे हम ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं जी। एक और विशेष मेरे राजस्थान के पशुपालक भाइयों से मेरा विशेष तौर से आग्रह है कि राजस्थान में हमारी सरकार ने पिछली बार 2010 में विश्वविद्यालय खोला है जी, जो इस पशुपालन को विशेष प्रायोरिटी देने के लिए अलग से विश्वविद्यालय खोला है। विश्वविद्यालय में 3 कॉलेजेज हैं, 15 हमारे VUTRCs हैं, हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, हमारे यहाँ फेसबुक पर हर बुधवार को 2 बुधवार महीने में लाइव कार्यक्रम चलता है, हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर है, हमारी फेसबुक पर आप जा सकते हो। इस प्रकार से आप पूरा फायदा उठाएं, जयपुर के कॉलेज का, उदयपुर के कॉलेज का और बीकानेर कॉलेज का फायदा बहुत कम समय बचा हुआ है, मैं चाहूंगा सिर्फ एक बार प्रश्न का मुझे किसान भाई ने एक पूछा था कि मेरी गाय का जो है कान ठंडा पड़ जाता है, नाक से पानी आने लग जाता है। डॉक्टर पुरोहित बीकानेर से, डॉक्टर पुरोहित बीकानेर से, तो मुझे लगा कि उन किसान भाई पुरोहित जी का जो प्रश्न था वो आपके हेम्पर देने के लायक है। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर पुरोहित, आपका नंबर लेकर हम एक बार दोबारा आपको फोन करके आपका पता पूछेंगे और आप तक पहुंचेगा इतिहास मसाले का गिफ्ट हेम्पर। पिंटू जी, आपके सेक्शन में, आपके विभाग में फसलों के उसमें कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा रहा, बहुत ही संक्षेप में? वैसे तो मुझे ईश्वर जी का क्वेश्चन काफी अच्छा लगा था, लेकिन गोदारा जी ने एक जो प्रगतिशील किसान के रूप में जो काम किया है स्ट्रॉबेरी का लगाने का, तो मेरी तरफ से तो गोदारा जी को, सॉरी ईश्वर जी आप अच्छे फ्रेंड है लेकिन मैं यहाँ पे दोस्ती नहीं निभा पाऊंगा। जी मुकेश जी जो कि बीकानेर में सबसे पहले स्ट्रॉबेरी का उन्होंने प्रश्न पूछा था। बिल्कुल स्ट्रॉबेरी का। जी बिल्कुल, आप दोनों दर्शकों को बहुत 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 शुभकामनाएं कि आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपको